हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को देखिए बच्चों, हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर इसको आप बोलेंगे वज्र गुणन विधि। क्या बोलेंगे? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इसको हम बोल सकते हैं। वज्र गुणन विधि। तो बच्चों इसमें हमने क्या क्या सीखा था वो एक बारी हम देख लेते हैं। वज्र गुणन विधि या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको हम बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले दो जनरल इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। दो जनरल इक्वेशन आती हैं, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं उसको देखेंगे। पहले जो जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं उसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा हमारा समीकरण हो गया, वो भी जनरल इक्वेशन। और इन्हीं को हम लिखते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? B1 से स्टार्ट करते हैं, फिर B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर लास्ट में B1 B2, इस तरह लिखते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक बारी फिर से हम हर बार ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। अब देखिए बच्चों, जो आपका हम डायरेक्ट इस पे आएंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है और इसी को हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज है 3.5 3.5 एक्सरसाइज है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। तो आपको कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, तो आपका बताना है किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। इनमें से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, ये भी आपको बताना है कि किसका कोई हल नहीं है। या फिर एक होता है कि किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये चीज भी आपको पता होगी, हम इस चीज को भी इस चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका एक अद्वितीय हल होता है, क्या बोलते हैं उसको? वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, और कौन सी होती हैं ऐसी? कौन से
इक्वेशंस होती हैं ऐसे जिनका एक सॉल्यूशन होता है, वो होते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनकी बनती हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं हम वन सॉल्यूशन। उन्हीं का तो आता है जहाँ पे एक जगह पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन। उसका भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसको हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ग्राफ में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल आती हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसको बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंस होंगी एक दूसरे के ऊपर। ये चीज आपको उम्मीद है याद होगी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, उनमें से हमें बताना है कि ये उनमें से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित हल है। और ये पता लगाने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में, हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं उनको आप क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि उसका वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और अगर उसका वन सॉल्यूशन हुआ, एक ही हल हुआ, एक अद्वितीय हल हुआ, तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में आप वज्र गुणन विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। वज्र गुणन विधि अप्लाई करेंगे और उसका हल आप बताएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम एक बार रिवाइज करेंगे कि भाई वन सॉल्यूशन कैसे पता लगाते हैं, कि हमारे पास अगर इक्वेशन हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई वन सॉल्यूशन कब आएगा और किस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। तो बच्चों इसके लिए हम देखिए, जो हमने ये जनरल इक्वेशन लिखी हैं, जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हैं, इन्हीं का यूज करेंगे हम, और इन्हीं की मदद से हम पता लगाएंगे कि भाई वन सॉल्यूशन किस केस में होता है। तो देखिए ये A1 और A2 है, तो अगर वन सॉल्यूशन होगा तो हम A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 हर केस में ये चीज चेक करते हैं। तो वन सॉल्यूशन के केस में क्या आएगा, ये चीज आप यहाँ पे देखिए, वन सॉल्यूशन कब होगा ये चीज हम देखेंगे। वन सॉल्यूशन यानी एक अद्वितीय हल किस केस में होगा। तो बच्चों अगर हमारे पास A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, मतलब हम A1 बटे A2 का आंसर निकालेंगे, फिर B1 बटे B2 का आंसर निकालेंगे, जो दो हमारे पास समीकरण है उनसे। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है ये इसका एक अद्वितीय हल होगा या फिर वन सॉल्यूशन होगा। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम, ऐसी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे क्या करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये चीज आपको याद होगी। इंटरसेक्ट करेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पे। और अगर हम इनको बराबर आ जाते हैं, ये हमारे पास कौन से बराबर आ जाते हैं, जैसे A1 बटे A2
बराबर आ जाता है भाई B1 बटे B2 के। लेकिन ये बराबर नहीं आता C1 बटे C2 के। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे कि ये कैसा सॉल्यूशन है, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होंगे, कोई हल इसका नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए कि ये इजीली आप पता लगा लेंगे ये किस केस में होता है, जब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में ये होता है। और देखिए इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। किसको? इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं और इसको हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या हो गया बच्चों? कंसिस्टेंट यानी संगत और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद एक केस और बनता है हमारे पास, अगर मैं बोलूं ये तीनों बराबर आ जाते हैं, B1 बटे B2, ये भी बराबर आ जाता है C1 बटे C2 के। ठीक है, ये तीसरा केस बनता है। और इस केस में हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि यही चीज पूछी गई है जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें। तो पहले हमें चेक करना है कि इनमें से वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। और जिसका वन सॉल्यूशन हुआ उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सॉल्व करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये है एक चेक करने का तरीका। इसमें क्या होगी? लाइन कोइंसिडेंट होगी, संपाती होंगी। ठीक है, इसमें संपाती रेखाएं होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी संगत। ये अभी हमने देखा था। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन ये है और पहला पार्ट चेक करते हैं हम, जो इसका पहला भाग है उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो पहला भाग आपके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास समीकरण युग्म है। इसको आप चेक करिए, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। A1 बटे A2 करके देखिए, B1 बटे B2 करके देखिए, फिर चेक करिए कि ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। यहां से आपको पता लगे। एक बार आप चेक करके देखिए और बताइए कि क्या इसका वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये चेक करके जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो बच्चों कैसे आप चेक करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कि A1 A2 कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या है? A1 1 होगा। और A2 कितना है? A2 3 होगा। B1 है, B1 कितना है? साइन का आप ध्यान रखेंगे बच्चों, साइन को इग्नोर नहीं कर देंगे, -3। और B2 कितना है? -9। इसी तरह C1 कितना है? C1 -3 और C2 कितना है? -2 होगा। अब बच्चों इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? A1 बटे A2 करके देखिए कितना आएगा? A1 बटे A2 यहाँ पे करके देखेंगे तो 1 बटे 3 आ गया। B1 बटे B2 कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए -3 B1 है और -9 B2 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये भी कितना आ गया? 1 बटे 3 आ गया। तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं। तो चलिए C1 बटे C2 हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये कितना आ जाएगा? -3 बटे -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेकिन 3 बटे 2 यहाँ पे आएगा।
तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2, पर ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस केस में कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं आया यहाँ पे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसीलिए इसको तो हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे हम नो सॉल्यूशन। अब बच्चों सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसका दूसरा भाग क्या है। टू एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही जो जनरल इसका इक्वेशन बनती है वो आप बताएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, जो 5 है उसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे 2x प्लस वाई, और जो ये 5 है इसको आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -5। जनरल इक्वेशन ऐसी तो बनती है, तो बिल्कुल इसी फॉर्म में हमको लेके आने हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे समीकरण दिए होते हैं उनको। दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2y और -8 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। 8 को भी हम दूसरी तरफ लेके आ गए, तो जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे हम a1 a2 लिख देंगे, a1 2 है, a2 3 है, b1 लिख देंगे और b2 यहाँ पे लिख देंगे, c1 और c2 यहाँ पे लिख देंगे। तो a1 कितना है, a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना है, ये आ जाता है 2 बटे 3, 2 बटे 3 है। b1 बटे b2 कितना है, b1 बटे b2 ये आ जाता है 1 बटे 2। तो यहाँ पे इसी से हमें पता लग जाता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो क्या सॉल्यूशन, कौन सा, कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, एक आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमने अभी देखा था, और इससे हमें पता लगता है कि अगर दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, 1 सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन में यही बोला गया है हमसे। अगर आपका 1 सॉल्यूशन आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका हल निकालेंगे, एक जो हल है वो निकालेंगे। और कौन से मेथड से आप निकालेंगे, वो निकालेंगे वज्र गुणन विधि से। तो ठीक है, यहाँ पे हम वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो बच्चों वो मेथड क्या था, एक बार हम फिर से उस मेथड को देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे x लिख देते हैं, y लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। ठीक है, x y और 1 यहाँ पे लिख देते हैं, y थोड़ा हम सेंटर में लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम b1 b2 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद c1 c2 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में हम लिख देंगे, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। बिल्कुल इसी तरह करते हैं, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दोनों का आपस में, b1 का c2 से और b2 का c1 से। इसी तरह इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास आता है x बटे जो b1 है उसको आपने c2 से मल्टीप्लाई किया, तो b1 c2 माइनस, इसको माइनस करेंगे इससे, किससे, b2 c1 से, बराबर है y बटे, फिर से इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे c1 a2 और माइनस c2 a1 से, और इसको आप करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 से। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे और आगे जो भी नंबर्स होंगे सॉल्व करेंगे। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या आया था वो हम देखेंगे। जो हमारा जनरल इक्वेशन आई थी वो आई थी 2x
प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आई थी। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जो हमने डिस्कस किया था लिख लेंगे आप x फिर y और फिर 1 और यहाँ पे आप लिखेंगे b1 b2 से स्टार्ट करेंगे तो b1 की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है और b2 की जगह क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर c1 की जगह कितना है, साइन को बच्चों आप ध्यान रखेंगे, साइन को इग्नोर मत कर देना। तो c1 क्या है -5 है और c2 -8 है यहाँ पे। इसी तरह a1 क्या है, a1 2 है और a2 3 है, 2 a2 3 है और फिर एंड में आ जाएगा b1 और b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो आपके पास फॉर्मूला है उसी की तरह आप उसी के साथ साथ चलते जाएंगे। अब देखिए कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था भाई। तो x बटे हम क्या लिख लेंगे, x बटे हम लिखेंगे जो इसको मल्टीप्लाई करके आया है। तो मल्टीप्लाई करके हम यहीं पे एक बार लिख लेते हैं इसको, x बटे क्या हो जाएगा 1 इंटू -8, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया और फिर हम माइनस कर देंगे 2 इंटू -5 से, 2 इंटू -5 हो जाएगा। फिर इक्वल टू लिखेंगे हम, ठीक है, और इक्वल टू y बटे क्या कर देंगे हम, y बटे फिर से -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे हम -8 को 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर 1 बटे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, इसको हम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो मल्टीप्लीकेशन वाले हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 को अगर हम -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा और फिर अगर हम 2 को -5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। फिर उसके बाद y बटे -5 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -15 और फिर -8 को 2 से करेंगे तो -16 यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल टू 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर -3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये तो इजी है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा -8 और प्लस माइनस प्लस होता है +10 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही y बटे -15 और ये +16 यहाँ पे आ जाएगा और 1 बटे 4 - 3 कितना होता है 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे। अब देखिए x बटे कितना आ जाएगा -8 और +10 है तो नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह y बटे 1 आ जाएगा और 1 बटे 1 हो जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख लेंगे, जैसे x बटे 2 है इसको लिखेंगे पहले 1 बटे 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका और y बटे 1 है इज इक्वल टू 1 बटे 1 है, तो y को आप करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे हल आ गए। उम्मीद है बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।